हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 1, ठीक है। और ये इसका पार्ट 3 है और हमारा चैप्टर क्या है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, है ना। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रीजन एंड एम्पायर, ठीक है बच्चों। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 और मुगल्स चैप्टर 4 encompass many regions. A Sanskrit prasasti see chapter 2 for an example of a prasasti, ठीक है, praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 से 1287, explain that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal God, ठीक है, बंगाल में है ये गॉड इन द ईस्ट टू गजनी गज्जन इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट, ठीक है। ईस्ट में बंगाल जो ईस्ट में है और वेस्ट में गजनी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, किसका, गयासुद्दीन बलबन का, ठीक है। एंड इंक्लूड ऑल ऑफ साउथ इंडिया द्रविड़, ओके। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। देखिए, चोल चैप्टर 2, तुगलक चैप्टर 3 या मुगल चैप्टर 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। जब आप आगे पढ़ोगे अपना चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो इन जितने भी एम्पायर्स हैं इनके बारे में आप एक्सप्लेन में पढ़ोगे, ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका के टाइम पीरियड है 1266 से 1287, ठीक है। दिल्ली के जब आप सल्तनत पढ़ोगे ना, जब सुल्तानों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो आप उसमें पढ़ोगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड है 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति के उदाहरण के लिए चैप्टर 2 देखिए, ठीक है। प्रशस्ति लिखी जाती थी, जो पोएट होते थे वो अपने अपने जो किंग होते थे उनके बारे में बहुत सारी बातें खूब बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में लिखा करते थे, ठीक है। उनको खुश करने के लिए प्रशस्ति पत्र लिखा करते थे, ठीक है। इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रशस्ति के उदाहरण के लिए चैप्टर 2 देखिए, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। जो प्रशस्ति लिखी गई है उसमें गयासुद्दीन बलबन को एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का शासक बताया गया है, ठीक है, जो कि पूर्व में मतलब कि ईस्ट में बंगाल गॉड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, ठीक है, गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ भी आ जाता था। तो ये एक प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है कि जो गयासुद्दीन बलबन था इसका साम्राज्य कितना बड़ा है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कि जो गयासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य था वो ईस्ट में आपके पूर्व में बंगाल से लेकर के वेस्ट में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें कि पूरा का पूरा साउथ इंडिया भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, जिसे कि द्रविड़ कहा जाता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉड आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies. Historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, गॉड आंध्रा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। किसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे? गयासुद्दीन बलबन के, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में एक प्रशस्ति है, उसमें उसके बारे में बातें लिखी गई हैं, है ना।
तो इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं, जो ये विजय अभियान है गियासुद्दीन बलबन का, इसे क्या मानते हैं? अतिशयोक्तिपूर्ण। अतिशयोक्तिपूर्ण हिंदी में जब मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी, मैं हिंदी ग्रामर भी आपको पढ़ाऊंगी बच्चों, तो उसमें पढ़ाऊंगी जो कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किसी के बारे में बताना, ठीक है। किसी की प्रशंसा करना तो इतना बढ़ा चढ़ा के करना कि मतलब आपको लगे कि इतना तो नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो शासक थे, जो लोग शासन करते थे इस उपमहाद्वीप के जो भिन्न भिन्न पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में जो लोग ये शासन करते थे, तो वो अपने जो उनका जो क्षेत्र जितना विस्तार करते थे, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे या जीतते थे या जो भी करते थे, उसका ये लोग उल्लेख क्यों करवाते थे, ठीक है, एक्सप्लेन क्यों करवाते थे, उन चीज़ों को लिखवाते क्यों थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बाय 700 मेनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस डिस्टिंक्ट geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, table 1 in chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khaljis and Mughal dynasties? ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। देखिए, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी, ठीक है। चैप्टर 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। जब आप चैप्टर 9 पढ़ोगे तो इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से आपको पता चलेगा। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे, मतलब कि जिस जिस एरिया पे जिस जिस राजा ने कब्जा किया, जितने क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, जहाँ जहाँ तक वो जीत गए, वो सब उनके जो शासक हैं उनके राजवंश का जो नाम है। जैसे आप मान लीजिए कि जो मुग़ल थे, ठीक है, तो मुग़ल का जिस जिस क्षेत्र पे जिस जिस जगह पे इनका कब्जा हो गया, तो उस सारे एरिया को क्या बोला गया, उस सबको मुग़ल एम्पायर बताया गया, मुग़ल साम्राज्य बताया गया, ठीक है। जितने भी एरिया को इन लोगों ने कवर किया तो उन सबको मुग़ल एम्पायर बताया गया, ठीक है। तो इस तरीके से राजवंशों से भी जो क्षेत्र थे उनका नाम जुड़ गया, ठीक है बच्चों। देखिए, इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी, सभी लड़ते थे ना सभी, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से ही था कि लोग फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे और जिसने जीत लिया वो क्षेत्र उसके हिस्से में आ गया, ठीक है। तो इसलिए लोग जो है लड़ते ही रहते थे अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। जो राजा थे, जो किंग्स थे, वो हमेशा लड़ाइयाँ करते रहते थे, इनके बीच जो है टकराहटें चलती रहती थी। अब आगे देखते हैं। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी आप जब पढ़ोगे ना मुग़ल साम्राज्य के बारे में, मैं आपको जब बताऊंगी कि कितना बड़ा साम्राज्य था, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कहाँ कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। अब मान लीजिए कि इतने सारे जो सुल्तान हैं और जो मुग़ल एम्पायर है, इन सभी ने लड़ाइयाँ लड़ी, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी का जो साम्राज्य है वो एक ही जैसा हो, एक ही समान हो और एक ही तरीके से सफल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं था, ठीक है। चलिए, उदाहरण के लिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुग़ल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। अब जो आपके बुक में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में टेबल नंबर 1 है, आप उसे देखिएगा, ठीक है। मैं देखती हूँ, मेरे पास
एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, देखिए टेबल 1 इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। तो आइए ये देखिए, इसमें हम देखेंगे, ये देखिए ये है आपका खलजी डायनेस्टी, ठीक है, जिसमें कि जलालुद्दीन खलजी है, इसका टाइम पीरियड देखिए, और फिर अलाउद्दीन खलजी है, ठीक है, तो इसका ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। और ये तुगलक का दिया है सैयद लोदी, एंड वेयर इज़ मुगल एम्पायर, आई थिंक चैप्टर 4 में होगा। तो आप देखिए कि जो खलजी डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड आपने देख लिया ना, उसका कितना कितना उसका रूलिंग टाइम है ना। अब आइए देखते हैं कि जो मुगल एम्पायर है उसका जो रूलिंग टाइम है वो क्या दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है। एक बार निकालते हैं चैप्टर 4, यस, ये देखिए, देखिए कितना बड़ा है ये जो मुगल एम्पायर है, उसका टाइम कितना ज़्यादा है, कितने लंबे समय तक इन लोगों ने शासन किया है, ठीक है। देखिए जैसे बाबर से स्टार्टिंग होगा है ना, तो बाबर है, देन हुमायूं है, अकबर है, उसके बाद आपका जहांगीर आ जाएगा, फिर आपका शाहजहां आ जाएगा, देन औरंगजेब आ जाएगा, और इसके बाद फिर बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र आ जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे हैं। तो देखिए इनका जो टाइम है, इन्होंने कितने लंबे समय तक जो है अपना साम्राज्य कायम रखा, ठीक है। लेकिन खलजी का हमने देखा ना कि क्या टाइम पीरियड था, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम था। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि साम्राज्य विस्तार करने में तो सभी लगे रहते थे, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं था कि सभी का साम्राज्य जो है वो समान रूप से सफल हो या समान रूप से स्टेबल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states, chapter 10. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. देखिए 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, ठीक है। पतन मतलब आप समझ गए ना, डिक्लाइन, ठीक है। कब? 18th सेंचुरी में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जो मतलब कि क्षेत्रीय मतलब क्या हो गया, जो लोकल जो राज्य थे, ठीक है। जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो जितने भी लोकल जो क्षेत्र थे, उसने जितने भी लोकल क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, वो सब भी क्या हो गया, वो सब अपने अपने आप को फिर से फ्री करने लगे ना, फ्रीडम होने लगी, उनको फ्रीडम मिल गई और वो अपना अपना राज्य विस्तार करने लगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। अब इतने टाइम तक मान लो कि किसी क्षेत्र विशेष पर बहुत समय तक किसी किंग का शासन रहा हो, किसी साम्राज्य का शासन रहा हो, तो उस क्षेत्र पर उस साम्राज्य का, उस लोगों का, उनके कल्चर का, सबका प्रभाव आ जाएगा, है ना। तो क्या होता था कि जब मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगा बच्चों, तो जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वो अपना अपना राज्य फिर से विस्तार करने लगे, उभरने लगे नए नए राज्य। लेकिन उनके ऊपर जो मुगल साम्राज्य का जो छाप था, जो उस पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। चलिए, दिस वॉज apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance,
the management of the economy, allied cultures and languages. Through the 1000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच में 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समनव्य की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है कि देखिए, ये फिर से इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, देखिए इससे हमें पता चलता है कि इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। ठीक है, जो क्षेत्र किसी साम्राज्य के अंतर्गत थे तो उनके बारे में जो भी चीज़ें हमें पता चली तो वो किस तरीके से पता चली कि जो परंपराएं इस क्षेत्रों में उभर गई थी। ठीक है, इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी। ठीक है, कुछ तो जो कल्चर थे वो एक दूसरे से अलग थे और कुछ जो कल्चर थे वो एक दूसरे के समान ही थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। ठीक है, ये जो भी परंपराएं हमें मिलती हैं ये किस संदर्भ में मिलती हैं? वहाँ की जो संस्कृति है, भाषा है, प्रशासन है, जो भी प्रबंधन है प्रशासन का, उन सब के संदर्भ में हमें मिलती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है कि सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी। अब जो भी क्षेत्र है सब तो पनप रहे थे, सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ थी, लेकिन अपनी अपनी जो विशिष्टता है, अपनी अपनी जो खासियत है, वो भी उनकी अपने अपने जो चरित्र की जो विशिष्टता थी वो भी बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बच्चों रीजन और एम्पायर के बारे में पढ़ लिया है ना। अब ये पार्ट 3 था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक होगा, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। जो भी मैं बता रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। और जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो बच्चों जब भी आप कोई भी वीडियो आप स्टार्ट करते हैं देखना, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को पार्ट जो मैंने बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप उसी अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, पहले पार्ट 1, देन पार्ट 2 और फिर पार्ट 3, देन पार्ट 4, मतलब जितने भी पार्ट्स होंगे तो स्टार्टिंग से देखिएगा। और मान लीजिए कि अगर आप ये करेंगे कि आपने पार्ट 1 नहीं देखा और डायरेक्ट पार्ट 2 पे आ गए, या पार्ट 2 नहीं देखा पार्ट 3 पे आ गए पार्ट 1 के बाद में, तो आपको बच्चों समझ में नहीं आएगा, है ना। आपका जो कन्फ्यूज़न है वो ऐसे का वैसे ही रह जाएगा। सो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप वीडियो देखें तो जो पार्ट 1 है पहले उसे पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर पार्ट 2 को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर जो भी पार्ट 3, मतलब एक एक टॉपिक, मैंने हर पार्ट में एक एक दो टॉपिक क्लियर किए है ना, तो आपको एक एक दो जो टॉपिक है उनको अच्छे से क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। फिर भी यदि वीडियो देखने के बाद किसी भी पार्ट में कोई भी टॉपिक जो मैंने बनाए हैं वो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ बच्चों आप मुझे कमेंट करिए। मैं दोबारा से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ।
ठीक है। और मैं आपको और इजी वे में समझाऊंगी, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अपने पढ़ाई को आप अधूरी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को भी देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि आपके जैसे बाकी जो बच्चे हैं वो भी मेरा वीडियो देख सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है, ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ करके आगे बढ़ सकें। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के साथ में, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।